हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू धनबाद यूनिवर्सिटी के लर्निंग एंड टीचिंग के सारे एमसीक्यू की। जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी आपके 10 नंबर के एमसीक्यू 10 सवाल जो आ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएमकेयू के, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो, 3 तो आपके कॉमन पेपर और 2 मेथड पेपर हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो कम वक्त में आप पढ़ करके अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे 199 रुपये में, और पीवाईक्यू भी मिल जाएगा 199 में। पीवाईक्यू एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। अब देखिए, हम लोग जो सजेशन तैयार करते हैं उस सजेशन को तैयार करने की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अभी कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको, आपका बीबीएमकेयू का सिलेबस क्या है सेकंड सेमेस्टर का, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैं बीएड एमएड कर चुका हूं और पिछले 2-3 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ जो है सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे यहाँ पर मिली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जो है मैंने जो डिटेल बताया वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। वेट अ मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे के लिए कौन सा विकास सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है बच्चे को, वो बताना है। मॉरल, मेंटल या फिर फिजिकल। देखिए, बच्चा अगर मॉरलिटी से अच्छा नहीं होगा तो फिर वो चोर बन जाएगा, डकैत बन जाएगा, है ना, या फिर वो हैकर बन सकता है। तो ये गलत बात है। तो मॉरलिटी का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, और मॉरलिटी के बारे में आपको पता है कि कोहलबर्ग साहब ने बात की थी। अब देखिए, मेंटल जो है, मेंटल कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा या फिर मेंटल उसका जो है अच्छा नहीं होगा तो बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो अच्छा क्रिकेटर ना बन पाए, हो सकता है कि वो अच्छा जो है म्यूजिशियन ना बन पाए। मेंटल का होने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, पढ़ाई में एकेडमिक में बहुत अच्छा करो। मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एथलीट बनो या कोई भी और अलग जो जिसमें फिजिकल की ज़रूरत होती है। तो मेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल कम भी है तो आपका चल जाएगा। बहुत बार जो है बहुत लोगों ने जो है, आपने दशरथ मांझी का एग्जाम्पल देखा होगा, उसने पहाड़ तोड़ दिया अपनी वाइफ के लिए। उसने पहाड़ तोड़ दिया कि उसकी वाइफ जो है गिर जाती है तो वो फिर जो है उसके अंदर जो है मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी कमाल की थी, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, फिर भी उसने जो है बीड़ा उठाया और काम कर दिया। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? तो देखिए, वाटसन साहब का नाम जब भी जो है बिहेवियरिज्म की बात आएगी तो जेबी वाटसन इज द राइट आंसर होगा। देखिएगा, बिहेवियरिज्म का संस्थापक इनको माना जाता है। और जो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है उसको ध्यान में अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक ऑप्शन आपको ये दिखेगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु साहब अलग ढंग के हिसाब किताब के व्यक्ति थे, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अरस्तु ने जो है, अरिस्टोटल ने अलग अलग थ्योरी की बारे में जो है बात की थी, प्लूटो ने अलग अलग बात की थी। इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन है, उसमें जो है आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। मेस्लो की हायरार्की थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मैं हायरार्की थ्योरी में सबसे पहले क्या चाहिए होता है इंसान को, फूड चाहिए होता है। उसके बाद जो है फिर उसे सिक्योरिटी चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ढूंढता है। सबसे पहले उसकी ज़रूरत में क्या आती है, नीड आती है कि भूखे ना मरे वो, उसे घर रहने को छत मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तो वो बेसिक नेसेसिटी की बात की जाती है। अगला देखिए, शिक्षण क्या है? तीसरा सवाल जो है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, एक कौशल है, या फिर एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है? ये सवाल बोला गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं शिक्षण यानी कि एजुकेशन, पढ़ाने की, टीचिंग की, तो देखिए टीचिंग जो प्रोफेंसी है वो क्या है? टीचिंग जो है एक आर्ट भी है, एक स्किल भी है। आप हर एक टीचर का देख लें, स्किल अलग अलग दिखेगा आपको। तो ये दोनों ऑप्शन है। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, ऑब्वियस सी बात है, ये जो है 2 डायमेंशन है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें टीचर पढ़ाता भी है और स्टूडेंट जो है उस पर रिएक्ट भी करते हैं। यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑप्शन आपका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की कौन सी विधि प्रोत्साहन की अवधारणा से समान है? देखिए,
रिइंफोर्समेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, पहले वो ध्यान से समझना आपको जरूरी है। ऐसी लॉ ऑफ इफेक्ट, यहाँ पे आंसर तो देखिए मैं बता देता हूँ, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रलोभन की बात की जा रही है या फिर इस तरह से जो है आप उसे इन्हांस कर रहे हो कार्य। अगर आपने कोई काम किया उससे जो है पॉजिटिव एनर्जी आई है, फिर आप आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव वाइब आ जाए, तो फिर वो जो है काम को कर जाएगा। तो वो जो है प्रभाव का नियम है हिंदी में, इंग्लिश में लॉ ऑफ इफेक्ट है, ताकि जो है वो इन्फोर्स हो जाए। इन्फोर्स होने का मतलब है कि सकारात्मक, अगर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो और मेहनत करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग और प्रतियोगिता का आधार नहीं है। देखिएगा सीटेट जब आप करने जाओगे ना तो ये नहीं वाला क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा। कई दफा आप नहीं पढ़ते हो और गलत टिक करके आ जाते हो, तो नहीं को पढ़ना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग और प्रतियोगिता का निर्धारक नहीं है। तो देखिए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, अगर आपको कुछ पुरस्कार जीतना है तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बिल्कुल ये भी क्या है, सहयोग और प्रतियोगिता का निर्धारक है। फिर अगला देखिए क्या है, पारस्परिकता, यानी कि जहां पर सहयोग की बात आती है, आप दूसरे लोगों के लिए जो है कुछ काम करते हो, दूसरा आपके लिए कुछ काम करता है, तो ऑप्शन आपका जो है डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सामाजिक पहचान जो है ये निर्धारक नहीं है। तीनों तो जो है क्या है, कंपटीशन का, प्रतियोगिता का, सहयोग का आपको जो है एग्जाम्पल दिखेगा। डी बिल्कुल अलग है। सोशल जो आपका आइडेंटिटी है वो इससे मैच नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा। एक मिनट में इसे ऊपर कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या बोला गया है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए इंक्लूसिव स्कूल को आप हमेशा याद रखेंगे। एक पिंकी है जो कि बहुत ही तेज बच्ची है, काफ़ी अच्छा जो है स्कूल में करती है। दूसरा बच्चा जो है वो है मुकुल है, वो जो है पढ़ाई में तो ठीक है बट उसको जो है मैथ से डर लगता है। अब एक बच्चा जो है वो रोहन है, रोहन जो है देख नहीं सकता है, ठीक है। और एक बच्चा जो है, एक बच्चे का नाम है शांतनु, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल ही जो है उसे मन नहीं लगता, वो जो है स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, ठीक है। एक एग्जांपल है अर्श का, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट है, इसके साथ साथ वो जो है म्यूजिक भी बहुत अच्छे से प्ले करता है, ठीक है। और एक बच्चा जो है वो जो है देख सुन कुछ भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, फिर भी वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे बच्चे का एग्जाम्पल आपने देखा, जिसमें तेज बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे देख नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे जो है अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे हैं। सारे लोगों को आप एक साथ पढ़ा रहे हो, दैट इज इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां पे आप क्या कर रहे हो, सभी लोगों को समेटने की कोशिश कर रहे हो, एक साथ आगे बढ़ने की बात आप कर रहे हो। विशेष बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम कहाँ से बात होगी, अलग अलग करने की जब भी बात आए उस क्वेश्चन से आप हट जाइए। सब समान अवसर देने की बात आ जाए या फिर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आ जाए तो वो सही होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ जाए, रियल लाइफ से लर्निंग बाय डूइंग आ जाए, प्रोजेक्ट मेथड आ जाए, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चों को समान अवसर, क्या बात है, बिल्कुल सही है। गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग आगे भी देखेंगे, विशेष बच्चों को आश्रित और जरूरतमंद माना जाए, बिल्कुल नहीं। देखिए जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए अलग स्कूल की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे जो है इक्वली आप ट्रीट करेंगे तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही है। फिलहाल तीसरा देख ले, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम और समान पद्धति से पढ़ते हैं। नहीं, गलत बात है। आप अगर जो देख नहीं सकते हैं उसको आप किताब दे दोगे तो क्या फायदा हो गया। यानी कि समान पद्धति से बच्चा नहीं पढ़ सकता है, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अलग से आपको डील करना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक तिलचट्टा पक्षी नहीं है। इस प्रकार के नकारात्मक उदाहरण से पक्षियों का पाठ शुरू करने से किसने हतोत्साहित किया था। देखिए नेगेटिव सेंटेंस से आप नहीं करोगे, जैसे कि आप बताओगे कंप्यूटर क्या है, पक्षी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल को आपको नहीं बोलना है। इसके बारे में जो है ब्रूनर साहब ने बात की थी। किसने बात की थी? ब्रूनर ने। अब देखिए प्याजे हैं, प्याजे के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात किया था। स्किनर है, अब स्किनर ने देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। बिने जो है, इन्होंने जो है IQ का जो है बुद्धि परीक्षण का काम किया था। तो ये तीनों ऑप्शन को भी मैंने समझा दिया। अब देखिए ब्रूनर साहब के बारे में जान लीजिए। ब्रूनर साहब का कहना है कि जो चीज़ें हैं, खैर अभी उसको मैं आगे बताऊंगा, आगे जो है कुछ और भी क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि ब्रूनर ने जो है नेगेटिव एग्जाम्पल से मना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रूनर ने जो है नेगेटिव बात से जो है सिखाने की बात की थी, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक प्रेरणा यानी कि फिजियोलॉजिकल जो मोटिव है वो नहीं है, शारीरिक प्रेरणा नहीं है। उपलब्धि, हंगर,
प्यास या फिर नींद। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, तो जो बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड की अगर मैं बात करें तो वो आपको जो है क्या दिखेगा, भूख दिखेगा बायोलॉजिकल, ठीक है। इसके अलावा प्यास, नींद, ये सब जो है जरूरी है, ये जो है फिजिकल स्टेट में आएगा। अब उपलब्धि आपने कुछ अचीव कर लिया, जरूरी नहीं है कि ये अचीव आप कर ही पाओ, लेकिन अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल ये जो क्या है, ये फंडामेंटल में आ जाएगा, मैस्लो वाले थ्योरी के हिसाब से ये पहला नियम है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान जो है शिक्षण, शिक्षण यानी कि टीचिंग, और अधिगम यानी कि लर्निंग का अध्ययन है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो देखिए डब्ल्यू कॉलेसिनिक के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए स्किनर ने जो है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म के बारे में बात किया था, और बिहेवियरिज्म के बारे में भी आपने जो है पढ़ा कि बिहेवियरिज्म का जो है फादर किसे कहा जाता है, वाटसन साहब को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, कक्षा में टीचिंग मशीन का प्रचलन किसने किया था? टीचिंग मशीन की बात की जा रही है, तो स्किनर ने जो है टीचिंग मशीन की बात की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? एक मिनट, टैब रुक गया था मेरा। देखिए एजुकेशनल फिलॉसफी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यह बात किसने कही थी? तो देखिए ऑप्शन आपको अलग अलग दिखेगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, गैल्टन, स्किनर, पील या फिर स्मिथ ने। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये बात जो है पील के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वें सवाल की ओर। सृजनात्मकता सामान्यतः किससे जुड़ी हुई है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है किससे जुड़ी हुई है? अभिसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या फिर अनुकरण से, या फिर मॉडलिंग से। देखिए अनुकरण करना यानी कि किसी की नकल करना, ये सही बात नहीं है। अब देखिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि भारत के पीएम कौन है, आप फटाक से बोलोगे कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के पीएम है। मैं बताऊं ये सवाल कैसा था, ये जो है सवाल कन्वर्जेंट थिंकिंग था, सारे लोगों का जवाब लगभग एक जैसा ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक और एग्जांपल देता हूं इसका, मैं पूछ लूं आपका फेवरेट कलर क्या है, तो आप फटाक से बताओगे कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, लाल है, ब्लैक है, कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है। बेबी पिंक वगैरह, लड़कियों के तो 1000 कलर के नाम याद होते हैं, तो फेवरेट कलर आपने बता दिया। अब मैं इसी दोनों सवाल को ना कुछ अलग ढंग से पूछूं, मैं बोलूं कि भारत के पीएम मोदी आपको कैसे लगते हैं? किन्हीं को लग सकता है कि बहुत अच्छे हैं भारत के पीएम, किन्हीं को लग सकता है कि नहीं, भारत के पीएम जो है मोदी साहब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको क्यों पीएम मोदी अच्छे नहीं लगते हैं, और जिनको अच्छे लगते हैं मैं उनसे पूछ सकता हूं कि आपको पीएम मोदी क्यों अच्छे लगते हैं। तो वो जो है सोच के जो बताएगा ना, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ताकि वो जो है चीजों को अलग अलग ढंग से आंसर कर पाए, और हर लोगों का आंसर अलग अलग आएगा। मोदी साहब को पसंद करने वाले 5 लोग भी अलग अलग जवाब देंगे, और मोदी साहब को ना पसंद करने वाले लोग भी 5 अलग अलग आंसर देंगे, अलग अलग तरीके से। तो इसे बोला जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्रिएटिविटी जो है सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, सेल्टन ने कौन से व्यक्तित्व प्रकार की जो है इसको जो है प्रस्तावित किया था या फिर दिया था? ठीक है जी, देखिए इन्होंने जो है इंडोमॉर्फिक के बारे में बात की थी। अब देखिए थोड़ा मैंने आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। इंडोफॉर्मिक के बारे में बात करें तो ये मोटा शरीर, मिलनसार व्यक्ति। इन्होंने कहा कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना, वो मिलनसार होते हैं, वो बड़े हंसमुख होते हैं, उनको गुस्सा कम आता है। हालांकि ये स्टीरियोटाइप है, बट इनका ये मानना था कि इंडोमॉर्फिक मतलब मोटे व्यक्ति जो कि मिलनसार व्यक्ति होते हैं, सभी से हंस बोल के बात करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए मेज, एक सेकेंड, एक और ऑप्शन होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, मेस्मोरिफिक, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि ऐसे लोग जो है तो एथलेटिक होते हैं, ठीक है। और जो एक और ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। एक्टोमॉर्फिक, इन्होंने कहा था कि दुबला पतला जो होता है वो इंसान जो है खुद में खोया रहता है, इंट्रोवर्ट होता है वो। इनका कहना था कि जो दुबला पतला व्यक्ति होता है वो दूसरे लोगों से बात ही नहीं करता। अब मुझे देख लो, मैं दुबला पतला हूँ, आई एम एक्सट्रोवर्ट, काफी बातें करता हूँ मैं। तो फिलहाल ये जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अधिगम के लिए तत्परता का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों की समान योग्यता स्तर, विद्यार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्थिति, अधिगम के कार्य की संतुष्टि, थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम। तो देखिए अधिगम के लिए तत्परता यानी कि ये क्या होगा, विद्यार्थियों की जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्थिति है ना, इससे चीजें पता चलेगी। देखिए क्या है कि जैसे आपका पूर्व ज्ञान क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि आपने सीखा, आपकी माँ ने बताया कि जो आसमान में उड़ रहा है ना, वो बर्ड्स है, कौवा उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है। आपने सडनली एक दिन जो है हेलीकॉप्टर देख लिया,
आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है कि जो आसमान में उड़ रहा है वो कौवा है या फिर बिल्ली, बिल्ली तो नहीं, मैना है, तो वो बर्ड्स होगी। लेकिन आपने देखा कि हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, तो आपके माँ ने आपको करेक्ट किया, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। तो ये क्या है, लर्निंग जो है वो लर्निंग का एक तरीका है, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन है। आपको मैं आगे बताऊंगा, स्कीमा बन जाती है, उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल लर्निंग के लिए जो तत्परता के बारे में बात की गई है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बुद्धिमत्ता अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, यह किसने कही थी? देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बिने ने ये बात कही थी। बिने ने आईक्यू का भी फॉर्मूला दिया था। आईक्यू का मतलब होता है जिसमें आपकी मेंटल एज क्या है डिवाइडेड बाय, या फिर आप उसे अपॉन बोलोगे, क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, मेंटल एज बच्चे की क्या है, क्रॉनिकल एज क्या है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिना ने जो है बात की थी इसकी। थॉर्नडाइक साहब ने क्या बात की थी, इंटेलिजेंस को इन्होंने जो है 9 अलग अलग बारों जो है अलग अलग थ्योरी से बांटा है। कहीं पे आपको किसी बुक में 8 दिखेगा, कहीं 9 दिखेगा, लेकिन 9 अलग अलग इंटेलिजेंस इन्होंने बताया। कोई अगर मैथ्स में ठीक नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो मैथ्स में इंटेलिजेंस हो जाए, हो सकता है कि उसकी म्यूजिक बहुत समझने की क्षमता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैस्लो का मानव प्रेरणा सिद्धांत, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, किस पर बल देता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मैस्लो साहब ने जो हायरार्की थ्योरी दी थी उसमें सबसे पहले जो है जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे कि खाना, भोजन चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा आपको, शेल्टर चाहिए होगा यानी कि आवास, रहने के लिए घर, छत चाहिए होगा आपको, और कपड़े वगैरह इत्यादि की जरूरत होती है। तो मैस्लो ने जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि जो आपकी पूर्व क्षमता है, पूर्ण क्षमता जो आपकी एक्चुअल है, उसको इन्होंने जो है मानव प्रेरणा सिद्धांत पर इस पे जो है काम किया था, इस पे जो इन्होंने बल दिया था। यानी कि व्यक्ति अगर सेल्फ से, अपने से बात कर ले तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप अगर खुद से बात करते हो, खुद से अपनी गलतियों को पहचान लेते हो, तो फिर क्या बात हो गई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दिन भर मैंने कोई काम नहीं किया, 11:13 पे ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे खुद में खराब लगा कि मैंने दिन भर जो है आज छोटे मोटे कामों में व्यस्त रह गया, ये बड़ा काम छूट गया। तो फाइनली अभी ये रात को 11 बजे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। 17वां नंबर का सवाल क्या है, चिंतन का उपकरण टूल ऑफ थिंकिंग क्या है? टूल ऑफ थिंकिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए टूल ऑफ थिंकिंग जो है, देखिए आप लैंग्वेज किसी से कुछ बात कर रहे हो ना, आपके दिमाग में पहले वो थॉट प्रोसेस चलता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यानी कि किससे बात हो जाएगी, बात हो जाएगी लैंग्वेज से। ठीक है, थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटरकनेक्टेड। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज पेन पेपर पे, थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटरकनेक्टेड। ये जो है वाइगोस्की साहब ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, वाइगोस्की ने जो है इसके बारे में बात की थी, और वाइगोस्की जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो है रसिया के साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटर कनेक्टेड। बाकी मैं जो है आगे आने वाले समय में जो है कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल करा दूंगा, ताकि सेमेस्टर 2 और 3 वाले बच्चे जो है एकदम स्मूथली पास कर जाएं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का मन जो है जन्म के समय कैसा होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मन कैसा होता है? तो देखिए इन्होंने जो है टेबुला रासा कहा था इसे। जॉन लॉक ने जो है बच्चे का मन टेबुला रासा यानी कि खाली होता है। ठीक है, खाली स्लेट की तरह होता है। लेकिन ये अब मैं क्या बताऊं कि ये जो है थ्योरी ही गलत है। टेबुला रासा बच्चे का मन बिल्कुल नहीं है। जॉन लॉक ने जो बात कही है ये गलत है। बच्चा जो है पैदा होते के साथ देखना वो शक करना सीख जाता है। शक करने का मतलब है कि वो दूध जो है खींचना शुरू कर देता है। तो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, पॉटी करना सीख रहा है, वो सुसु करना सीख रहा है। दैट मीन्स बच्चा खाली स्लेट नहीं है। हालांकि इन्होंने ये बात रखी है, साइकोलॉजिस्ट है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बच्चे के अंदर जो है रिक्त है, वो क्या है, ब्लैंक स्लेट है। अगला सवाल, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी किससे संबंधित है? देखिए वाइगोस्की ने यह बात कही थी। वाइगोस्की का नाम यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। वाइगोस्की ने देखिए क्या कहा था कि बच्चा जो है अपने आसपास में लोगों से जाकर के सीखता है। बच्चा आसपास में लोगों से जाकर सीखता है, और जेडपीडी ताड़ भी से कहा जाता है। ठीक है, जॉन प्रोमैक्सिमेटली डेवलपमेंट, इसके बारे में बात की थी। स्कैफोल्डिंग के बारे में इन्होंने बात किया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये हो गया कि ताड़, यानी कि आप थोड़ा सा अगर किसी को पुश कर दो तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो जेडपीडी के बारे में भी इन्होंने बात किया था। ये सीटेट में काफी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाइगोस्की ने इसके बारे में बात की थी। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पता नहीं, एडिटर को पैसे कटेंगे, उनने आंसर ही बता दिया यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है बंडूरा ने नहीं दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में अगर मैं बात करें तो जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, और ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये कोहलर ने दिया था। ये जो है कोहलर साहब का देन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बंडूरा नहीं कोहलर है। ठीक है,
तो और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट अनुबंधन जो है स्किनर ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है? देखिए, व्यक्तित्व विकास की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी पर्सनालिटी को जो है थोड़ा बहुत जो है क्या करती है, सेव करती है, जिसमें आपका जो बिहेवियर है, डेवलपमेंट है, इमोशन इफेक्ट है, वो सब कुछ आपके यहाँ पे शामिल हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, जब आप तनाव में आते हो, टेंशन में आते हो, सांप देख लिया आपने ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वो क्या है, आपको इमरजेंसी है, तो वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपके किडनी के ठीक ऊपर में होता है, 2 कैप लगे होते हैं। ठीक है, क्लास 10th की बायो आप पढ़ोगे तो वहां पे बहुत प्यार से समझाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स है बट मैं बायो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ आजकल। आई लव बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं, अब पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है कि अपने बॉडी के बारे में जानना काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। किडनी के ऊपर में ये जो है कैप की तरह लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था? बड़ा ही आसान सा सवाल है, थॉर्नडाइक साहब ने ये दिया था। थॉर्नडाइक साहब ने जो है वो कुत्ते का एग्जांपल आपने सॉरी बिल्ली का एग्जांपल दिया होगा, कैसे उसने जो है लीवर को गलती से दबा दिया और उसे खाना मिल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला है, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, यह किसने कहा था? हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि लर्निंग को मेजर करने का तरीका क्या है? बिहेवियर। आप जो है कैसे बोल रहे हो, चल रहे हो, आपके बिहेवियर में बदलाव आया है अथवा नहीं आया, ये क्या है? यही तो सच्ची लर्निंग है। तो फिलहाल इसके बारे में बात किसने की थी, ये आपसे सवाल पूछा गया है, तो स्किनर ने इसके बारे में बात किया था। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से थकान फटीग का कारण नहीं है? फटीग का कारण नहीं है, अरे भाई विश्राम करोगे तो थकान कहाँ से आ जाएगा? आत्मविश्वास, लगातार कार्य, शिक्षण विधियां। देखिए, विश्राम करके भी लोग जो है थक जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत दिन भर सोए रहोगे थक जाओगे आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? थकान का कारण नहीं है। तो देखिए, विश्राम जो है वो सही है फिलहाल। ठीक है, सोचो के भी लोग थक जाते हैं, लेकिन इसका आंसर विश्राम होगा। आत्मविश्वास की वजह से आपको काम करने का मन करेगा, उससे भी फटीग होगा आपको। लगातार कार्य करने से फटीग होगा, यानी थकान होगा। शिक्षण विधि करने से भी आपको जो है थकान आ सकती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान है। ठीक है, लेकिन पहले ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मतलब पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मन का विज्ञान इसे मानते थे, लेकिन बाद में जो है इसे बिहेवियर यानी कि आपके व्यवहार वाले से जो है इसे जोड़ा गया, यानी कि आपका जो बिहेवियरिज्म है उस पर जो है डिपेंड कर दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़िए, ऐसा व्यवहार जो पुरस्कार मिलने पर बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, आपको अगर आपने देखना छोटे बच्चे को, वो स्टार काउंट करते हैं कि मैम ने मुझे कितनी बार स्टार दिया, बताओ। अब बच्चे को स्टार मिल रहा है तो वो उसे काउंट कर रहा है, मैंने तो स्टार गलत दे दिया। कैसे स्टार देते हैं एक बार आप लोग, 1 मिनट। ठीक है सॉरी, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, स्टार बच्चे को देते हैं, वेरी गुड देते हैं, तो बच्चा ना नोटबुक के लास्ट में लिखता है कि मुझे 10 बार वेरी गुड मिला पूरे नोटबुक में, 50 बार मिला, इतने बार स्टार मिला। ठीक है, तो बच्चा खुश होता है और वो जो है मोटिवेट होता है कि इस काम को फिर से दोहराया जाए। इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि प्रचालन अनुबंधन इसे कहा जाता है। ठीक है, पुनर्वलन के कारण, रिइंफोर्समेंट के कारण जो है ये दोहराया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, 27 नंबर का, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी किसका परिणाम है? केवल देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपकी पर्सनालिटी जो है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे उसका जो है मल्टीपल है। खैर, मल्टीपल ये एक्चुअल इसका जो है डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मल्टीपल में हम लोग दिखाते हैं। पर्सनालिटी आपकी क्या है कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके जो फोरफादर हैं या फिर आपके दादाजी, नाना जी, वहाँ से ये हेरिडिटी आई हुई है आपकी। इन्वायरमेंट यानी कि जहाँ पे आप पैदा हुए हो, और आपको हॉस्टल में रख दिया जाए। 2 बच्चे हैं, संयोग से मैं ही अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स है मेरे। ठीक है, अब दोनों बच्चा तो एक ही परिवार में पैदा हुआ, एक ही जैसा खाना खा रहा है, सब कुछ सेम डिट्टो हो रहा है, फिर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसके दोस्त अलग अलग होंगे और वो थोड़ा बहुत जो है अलग होगा। हालांकि अगर मैं ये दोनों बच्चों में से एक को हॉस्टल में डाल दूं और एक बच्चा को अपने फैमिली में साथ में रखूं ना, तो दोनों देखना, दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि इन्वायरमेंट बदल देने से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो फिलहाल केवल पर्यावरण, केवल अनुवांशिकता का नहीं, बल्कि दोनों का होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई दफा ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। विलियम बुंड के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है इसके बारे में बात की गई थी। उन्होंने जो है सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी में खोली थी। याद रखिएगा कहां पर? जर्मनी में। और आधुनिक मनोविज्ञान का इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट जो है कब तैयार किया गया था? 1908 में। ठीक है, दो व्यक्ति थे, एक तो बिने, सबसे पहले बिने और साइमन, दोनों ने मिलकर जो है इस पे काम किया था। साइमन ने किस पे? आईक्यू पे, और आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 1000, ठीक, 100। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, इसका आंसर फिलहाल बता दो, ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो मैंने आपको बताया ना, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, मनोविज्ञान की सबसे प्रारंभिक परिभाषा कौन सी है? सबसे पहली प्रारंभिक परिभाषा कौन सी है? तो देखिए, पहले मन का अध्ययन किया जाता था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया कि पहले मन का अध्ययन किया जाता था। अब जो है आगे चल करके जो हम लोगों ने जो है बिहेवियर का अध्ययन करना शुरू किया। हालांकि मन का अध्ययन, उससे पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था। तो ऑप्शन फिलहाल सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पता नहीं मेरा गला भर रहा है, पता नहीं क्यों, बार बार जो है खराश आ रही है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस वर्ष स्थापित की गई थी? अभी मैंने आपको बताया, ये जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ? ये सबसे पहले हुआ था जर्मनी में। ठीक है, किसने किया था? विलियम बुंड ने। कब? 1889 में, 79 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो है स्किनर साहब के द्वारा जो है दिया गया था, और इसमें स्किनर ने कहा था कि रीइंफोर्समेंट जो है ये चीज़ें बदल देता है बिहेवियर को। बिहेवियरिज्म के बारे में बात करें तो वाटसन साहब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के अगर बारे में बात करें तो उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में बात की थी। पावलोव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में विनोबा भावे में 2025 में एग्जाम हुआ है, और इसके बीच का डिफरेंस पूछ लिया था। तो एक बार जो है आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल है, एल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा ने क्या काम किया था? तो देखिए, इन्होंने जो है सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात किया था। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में इन्होंने बात किया था, यानी कि हम दूसरे को देखकर, जो दूसरे क्या कर रहे हैं उससे काफी कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया? सबसे पहली बात जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसने की? तो देखिए, मेयर और सेल्वे के द्वारा ये बात कही गई थी। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक बुक है, अगर आपको चाहिए वो बुक पढ़ना चाहते हो ना, कमाल की बुक है। आप देखना, इमोशनल होकर के ना आप कुछ खरीद लेते हो, तो ये कैसे आप ठीक करोगे? एक शायद एक मूवी है डोंट बाय या कुछ ऐसे करके, वो एक डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देख लेना। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक भी है, उसको भी आप खरीद लो। आप अगर EQ आपका ठीक हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप छोटे छोटे इमोशनल में गलत डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, पोस्चरल रिस्पॉन्स थ्योरी किससे संबंधित है? तो देखिए, पोस्चरल रिस्पॉन्स थ्योरी क्या कहता है? जब किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की रुचि होती है, कोई ऑब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसका जो है आपका जो पर्सनल इमोशन है उसके ओर जो है झुकता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दृष्टिकोण इसमें आएगा। ठीक है, दृष्टिकोण तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका इंटरेस्ट अगर जग गया ना, तो फिर आप उस वस्तु को लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, क्रिएटिविटी की मुख्य पहचान क्या है? कला है, साहित्य है, विज्ञान है, या फिर मौलिकता है? तो देखिए, क्रिएटिविटी जब भी आता है तो आप बोलते हो ना कॉपीराइट लगा दिया भाई। कॉपीराइट कहने का मतलब है कि वो उसका है, ओरिजिनल आइडिया है, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। जैसे बल्ब, आप भले ही कोई कंपनी बना रही हो, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के परिवार को बल्ब बनाने के एवज में जो है कंपनी कुछ ना कुछ साल में कुछ ना कुछ रॉयल्टी के तौर पर पैसे देती है। सिंगर्स को रॉयल्टी मिलता है, साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलता है, और किसको रॉयल्टी मिलता है? राइटर को। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि शब्द संयोग जो परीक्षण है वो किसने स्टार्ट किया था? पर्सनालिटी वाला ये सवाल है, मुरे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। मुरे, ऑप्शन नंबर डी। मुरे ने जो है पर्सनालिटी को नापने के लिए जो है प्रोजेक्टिव मेथड को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्स्टन ने देखिए क्या किया था? थर्स्टन के द्वारा जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जानकारी की बात की गई थी, और बिने साहब ने जो है IQ का फॉर्मूला दिया था, आपको पता है, साइमन के साथ मिलकर 1908 में। मैच्योरेशन इज एन इंक्रीज ऑफ अ कॉम्पिटेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी कि यह कथन जो है किसके द्वारा दी गई थी? पूरा इंग्लिश में ही है। ठीक है, इंग्लिश में ही आप पढ़ेंगे इसे। वुल्फ एंड वुल्फ के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट वाले चीजों को याद रखिए, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बौद्धिक मापन यानी कि इंटेलिजेंस मेजरमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? इंटेलिजेंस मेजरमेंट कर भी सकते हैं हम लोग, इसके बारे में बिने ने बात की थी। मेंटल एज को मापने की बात इन्होंने जो की थी, जो कि IQ के फॉर्मूला से जाना जाता है। अगला सवाल है,
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बिहेवियर के फादर हैं वो क्या है, वाटसन साहब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर आपका वाटसन ही होना चाहिए, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। व्यवहार का विज्ञान के बारे में सबसे पहले वाटसन ने बात की थी, ठीक है। जेबी वाटसन इनका पूरा नाम है। बिहेवियर शब्द में क्या सम्मिलित है? बिहेवियर में क्या सम्मिलित है, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों इसमें जो है अटैच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रैक्टिस मेक्स लर्नर परफेक्ट कथन जो है किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? कि प्रैक्टिस करोगे तो भैया आप परफेक्ट बन जाओगे, यह बात किस में कही गई है? ठीक है, देखिए ये जो है ज्यादा से ज्यादा आप जब अभ्यास करोगे, वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। वो आपने शायद सुना होगा, बरदराज की कोई कहानी थी, शायद कालिदास की ये कहानी है, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, कि वो पत्थर जो है रस्सी बार बार गुजरता है तो वो पत्थर में भी जो है क्या हो जाता है, दाग पड़ जा रहा है, वो निशान छोड़ जा रहा है। तो वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो देखिए मैंने जो है इसको आप बिने मत मार देना, जो है इसको आप बिने मत मार देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बिने साहब ने आईक्यू का फॉर्मूला जरूर दिया है, लेकिन आईक्यू शब्द का जो है सबसे पहले इस्तेमाल जो है जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था विलियम स्टर्न। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है रोजार्क इंकबोर्ड टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, कमाल, आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल क्या जाएगा, बहुत रोमांचित हो जाओगे, ठीक है ना, बहुत आपको अच्छा लगने लगेगा साइकोलॉजी पढ़ने में। साइकोलॉजी की बुक है 11th की, आप प्लीज पढ़ें, ठीक है। तो रोजार इंकबोर्ड टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं? इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्याही कार्ड बोला जाता है कि आप कैसे कैसे चुनते हो। अगला सवाल है, समर्ड रेटिंग मेथड किसका आकलन करने की तकनीक है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, रुचि या फिर बुद्धि? तो देखिए ये जो है एटीट्यूड मापने का तरीका है, ठीक है। ऑप्शन बी, ज्यादा कुछ नहीं, ये टेक्निकल सवाल है, कर लीजिए। टीचिंग एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी, यह परिभाषा किसने दी थी? क्या कमाल की डेफिनेशन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बर्डन के द्वारा ये बात कही गई थी। रट लीजिए, स्टेटमेंट प्लीज लिख लें आप लोग, स्टेटमेंट आता है और ये सारा एमसीक्यू ही पूछा गया सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चंद, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल ये होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टीचर इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट है, आप जो पढ़ाओगे बेचारा वही पढ़ना पड़ेगा उसे, भले वो आपत्ति कर सकता है लेकिन वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और अन्य जो चीजें हैं वो जो है मध्यस्थ चर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में किसने बात की थी या किसने बल दिया था? निर्माणवाद के बारे में सबसे ज्यादा बात किसने की थी? तो देखिए निर्माणवाद जो है प्रीवियस नॉलेज को और करंट नॉलेज को ऐड करने की बात करता है, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मानव क्रियाओं का अध्ययन किन विधियों से किया जा सकता है? मानव क्रियाओं का अध्ययन जो है किस पे किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है सारी चीजों को देखोगे तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना सारे सही सही लग रहे हैं मुझे, बाकी आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप जो है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अगर दिया हुआ रहता तो ये ज्यादा बेहतर होता, खैर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या ही बोल सकता हूं इसको, ठीक है। मानव क्रियाओं का अध्ययन किन विधियों से किया जा सकता है? तो इसको जो है एक बार आप लोग नीचे कमेंट करके इसके बारे में आप जो है बताएंगे कि कैसे क्या होगा, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर खत्म लर्निंग एंड टीचिंग का। आपकी जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, वो नीचे आप कमेंट करके बताएंगे, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो में एमसीक्यू की बना दूंगा। जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा सजेशन, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।